तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल मैड्रिड ने जोसे मोरिन्यो के एरा का अपना पहला मैच ला लीगा का वो जीत लिया है। एंड जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये मैच जो है उतना आसान नहीं होने वाला है। स्पेनियल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही है एंड रियल मैड्रिड को शायद एक बहुत ही अगली विन या फिर काइंड ऑफ अ लेट विन लेनी पड़ेगी। एंड फॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन सही हुई एंड उसी तरीके का रियल मैड्रिड ने मैच जीत लिया। आई वुड से कि आई एम हैप्पी फॉर द विन, बट उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो मैं इसको प्लेयर की परफॉर्मेंस से ज़्यादा, मैं क्योंकि ये पहला मैच था, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो मैंने एनालाइज करी। मैंने यहाँ पे लिख ली अपने आगे। मतलब मैं अभी सो के उठाऊं तो मैं जितनी चीज़ें सोच सकता था वो मैंने लिख ली। हो सकता है मैं कुछ मिस आउट भी कर दूं, फिर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना लूंगा। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार जो कार्लोस एसपी था वो शायद अम्बापे को हम सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे ला सकते थे। उसके अलावा किस टाइप की फॉर्मेशन थी, क्या थी, मैं इन सब के आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्यों जोसे मोरिन्यो ने ये वाली चीज़ करी। बिकॉज ओवरऑल आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच एंड कार्लोस एसपी की बात करे बिना तो शायद ये हो नहीं सकता। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। मतलब फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आपको एक, आपने स्ट्राइकर्स तो बहुत सारे लिए, ऐसा नहीं कि आपने कभी ऑप्शंस नहीं लिए, आप बहुत सारे प्लेयर्स को उतार देते थे पहले। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कार्लोस एसपी को देख के, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज उसने गोल मार दिया, हो सकता है वो अगले कुछ मैचों में ना भी मारे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसको पिच पे देख के ना एक कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है जैसे होजेलो को देख के आया करता था कि कुछ तो कर देगा, कुछ बढ़िया कर देगा, चाहे असिस्ट बना दे, चाहे गोल मार दे, चाहे क्रॉस मार दे, कुछ तो ऐसा करेगा। क्वालिटी वाला आदमी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है। मैंने जितने मैचेस में अभी तक देखा है, मुझे बिल्कुल भी इस बात में कोई हेजिटेट फील नहीं होगा कि आप होजेलो की बात कर रहे हो। यू नेवर नो, मे बी आपको एक बेंजेमा मिल गया हो आगे के लिए, जिसको आप लंबे समय तक अगर आप होल्ड करके रखते हो, यू हैव अ फैंटास्टिक स्ट्राइकर देयर विद यू। तो अगर मैच की बात करें तो पहली चीज हमें पता लग गई कि भाई जूड एंड आर्दा गुलर कैन प्ले टुगेदर। हम सब कयास लगा रहे थे कि कौन स्टार्ट करेगा, ये होगा वो होगा। एंड ऑब्वियसली मेरी भी जो प्लेइंग 11 थी वो मेरी पिछली वीडियो की वो गलत हुई। जोसे मोरिन्यो ने मुझे यहाँ पे गलत साबित कर दिया। एंड अच्छी चीज ये थी कि दोनों के दोनों जो पोजीशन हैं उनको रोटेट करते हुए घूम रहे थे। आर्दा जो था वो फिक्स राइट पे नहीं था, जूड बेलिंगम जो है वो फिक्स 10 पे नहीं था। दोनों आगे पीछे होकर कहीं ना कहीं घूम रहे थे। जो पहला गोल था वो उसकी कहीं ना कहीं एक निशानी है। मतलब आई लाइक द वर्क रेट एंड द, आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन जो दोनों के बीच में हो रहा था। एंड आर्दा गुलर ने भाई 64 मिनट्स के अंदर आपको 7 क्रिएटिव पासेस करके या फिर चांस क्रिएटेड करके कुछ ना कुछ करके दिखा दिया कि लड़के में दम है भाई। मतलब इतनी आसानी से आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जूड बेलिंगम आ गया भाई आर्दा गुलर। नहीं भाई, आर्दा गुलर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। और जितनी पिन पॉइंट डिलीवरी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आपको देखने को मिली है, सेट पीस से रियल मैड्रिड ने गोल मार दिया भाई, सेट पीस से। और मतलब अब क्या ही आप इसके अलावा बोलोगे। अगर आप फॉर्मेशन की बात करो तो रियल मैड्रिड ने जो मैच है वो कहीं ना कहीं 4-2-3-1 वाली फॉर्मेशन के साथ शुरू करा था, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था एज एक्सपेक्टेड था। जब रियल मैड्रिड के पास पोजीशन था तो ये मैच में रियल मैड्रिड ने इस फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मेरे अंदाजे से 3 एट द बैक वाले फॉर्म में जाने की कोशिश करी, जहां पे जो अल्वारो करेराज हैं वो आपके लिए लेफ्ट सेंटर बैक भी बन गए। डमफ्रीज थोड़ा सा विंग की तरफ आगे खेलते हुए दिखे। ये प्लान था एक्चुअली जो जोसे मोरिन्यो कई बार यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हुए, मतलब एक 3-2 अटैकिंग बिल्डअप टाइप की जो चीज थी वो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे करने की कोशिश करी। उसके बाद उसमें वेलवर्डे और बर्नार्डो ने जो है वो यहाँ पे डीप पिवट वाला रोल जो है वो अदा करने की कोशिश करी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल मैड्रिड के लिए कल इस चीज ने काम नहीं करा। मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जोसे मोरिन्यो ने भी ये लेसन कहीं ना कहीं सीख लिया होगा कि 4-2-3-1 रखना रियल मैड्रिड के लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप शेप्स में एंड इन सब चीजों में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। और कल हमें ये चीज देखने को मिल गई। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जोसे मोरिन्यो को बिटवीन द लाइंस या फिर मतलब लाइंस के बीच में प्लेयर्स रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उन्होंने ये चीज यहां पे कल रखी। अगर आप स्पेनियल की मिडफील्ड देखो तो वहां पे जूड एंड आर्दा को रखा गया उनके पीछे बॉल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो रियल मैड्रिड थी वो ये कोशिश कर रही थी कि जो उनके विंग्स थे, जो मतलब विंगर्स थे, उनको सराउंड कर लिया जाए, रादर देन कि आप एक तरीके से विंग से अटैक करना शुरू कर दो। वो उनकी मिडफील्ड को सराउंड करना चाह रहे थे, विच इज अ गुड टैक्टिक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेनियल भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम विंग से कहीं ना कहीं यहां पे अटैक करेंगे। पर रियल मैड्रिड ओवरऑल स्पेनियल को सराउंड करने की कोशिश कर रही थी। एंड अगेन द सेम काइंड ऑफ गेम जो कि शायद स्पेनियल रियल मैड्रिड के साथ खेलना चाहती थी, ये लोग उनको फ्रस्ट्रेट करने की वहां पे कोशिश कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं से यहाँ पे बीच में ओपनिंग मिल जाएगी। ये पहले हाफ में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग मुझे लगा। उसके बाद ऑब्वियसली पहला मैच था तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही परफेक्ट खेले, अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। बट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डाउन था, बट फर्स्ट हाफ में ये टैक्टिक बहुत बढ़िया काम कर रही थी। बट
उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये कि रियल मैड्रिड की जो प्रेसिंग है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर गई। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखा हो तो आपने देखा हो तो 7 से 8 प्लेयर पीछे की तरफ प्रेस कर रहे थे, बट बाद में जैसे ही मतलब स्पेनियोल ने अपना प्रेशर बढ़ाना शुरू करा, उन्होंने उनकी प्रेसिंग को हल्का सा काउंटर पास कर दिया, वहीं पर रियल मैड्रिड की जो प्रेसिंग है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कम हो गया। रियल मैड्रिड जो है वो लेस कंफर्टेबल हो गई, मैं अगर वर्ड यूज करना चाहूं तो यहाँ पे। और जो इक्वलाइजर था उसने ये दिखा दिया कि रियल मैड्रिड की जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो ध्यान हो तो मैंने उसमें चीज बोली थी कि ये कोई नहीं जानता कि रियल मैड्रिड प्रेशर में कैसा खेलेगी। स्पेनियोल वुड बी द फर्स्ट टीम जो हमें ये चीज बताएगी, और स्पेनियोल ने हमें ये चीज बता दी कि आप प्रेशर में अभी भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, आपको अभी भी काफी मेहनत करने की जरूरत है। वो अलग बात है कि वो जो पहला गोल पड़ा था वो कहीं ना कहीं वेलवर्डे की गलती से पड़ा, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, गलती वलती एंड ऑल दैट, तो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट रियल मैड्रिड को अभी भी प्रेशर में काफी चीजें जो हैं चेंज करने की जरूरत है। वो अभी भी उस तरीके से प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे जिस तरीके से उनको लगना चाहिए था। उसके बाद कोनाटे एंड हाउसन काफी प्रॉमिसिंग लगे। मेरी वीडियो पे भी काफी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई रुडिगर स्टार्ट नहीं करेंगे, हाउसन करेंगे। फेयर इनफ, मतलब आई वाज रॉन्ग देयर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप कह सकते हो कि दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करा। कोनाटे जो थे भाई अग्रेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया दिखाई। मुझे कल के मैच में कोनाटे से कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखा, टचवुड भाई ऐसा ही चलता रहे। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी विद इब्राहिम कोनाटे यस्टरडे। मैं पहले ही बता दूं, मैं कोनाटे का उतना बड़ा फैन नहीं था जब वो पहले खेलते थे, बट कल का मैच देख के मुझे लगा कि हाँ यार ये बंदा सही है। उसके बाद हाउसन ने आपको कल कंपोजर एंड पासिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा दिया। वो डिफेंडिंग भी कर रहे थे बट उन्होंने डीप से बॉल्स को काफी अच्छे तक मूव करा आगे की तरफ। बट अभी जो बड़ी टीम्स आएंगी वहां पे अगर ये इनकी पार्टनरशिप कंटिन्यू करती है, यू नेवर नो, हो सकता है रुडिगर अगले मैच में मिल जाए, यू नेवर नो। बट आई एम जस्ट सेइंग अभी जो बड़ी टीम्स आएंगी उनके साथ इनकी पार्टनरशिप देखने में हमें मजा आएगा कि आगे कैसे बनेगी, बिकॉज जोजे मोरिनियो इज फेमस फॉर क्रिएटिंग दीस टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स। उन्होंने राफेल वरेन को उठा लिया था, रामोस के साथ पार्टनरशिप बनवा दी थी, पेपे के साथ बनवा दी थी। तो क्या डीन हाउसन का करियर का जो चेंज है वो जोजे मोरिनियो के साथ आ गया है? उसके बाद बात करते हैं भाई डमफ्रीज एंड ट्रेंट। अब मैंने ये चीज तो ऑलरेडी अपने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता दी है, कल भी ये चीज देखने को मिली। डमफ्रीज एंड ट्रेंट दोनों के दोनों जोजे मोरिनियो को डिफरेंट राइट बैक ऑप्शंस देते हैं, ये चीज कल प्रूव हो गई। डमफ्रीज ने कल भाई रनिंग दिखाई, पावर दिखाई, विड दिखाई, डिफेंसिव ड्यूटीज या फिर डिफेंसिव वाइज अगर मैं बोलूं तो डमफ्रीज ने फुल ऑन मार्क्स मेरी तरफ से लिए। मैंने उनको उसको कभी भी उस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देखा डिफेंसिवली। ऑफेंसिवली मैं नहीं चाहूंगा, उतनी शायद फ्रीडम कल उसको थी भी नहीं और उसने उतना अच्छा कहीं का खेला भी नहीं। बट जब ट्रेंट आए, ट्रेंट, अब आप सोचो जो मैंने पिछली बार बताया था, ट्रेंट को लाया ही तब गया जब 1-1 था, क्योंकि आपको डीप से क्रिएटिविटी चाहिए थी, आपको पासिंग चाहिए थी, प्रोग्रेशन चाहिए था। ट्रेंट ने वो दोनों चीज, ये दोनों तीनों चीजें आके करी जो कि डमफ्रीज पहले नहीं कर रहे थे। सो सेम पोजीशन पे दो कंप्लीट डिफरेंट प्रोफाइल। अब आई होप आप लोगों ने भी ये चीज देख ली होगी कि जोसे मोरिनियो किस हिसाब से दोनों को यूज करने वाले हैं, ये चीज काफी क्लियर हो गई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द ट्रेंट कि जिस तरीके से ट्रेंट बाद में आए तो काफी चीजें उन्होंने चेंज करी, बल्कि एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टैकल भी करा था लास्ट में, जो मतलब विंग सॉरी इधर लेफ्ट बैक की तरफ से आ रहा था, सॉरी राइट बैक की तरफ से आ रहा था। सो ओवरऑल आई एम हैप्पी फॉर ट्रेंट। मुझे लगता है कि जल्दी आपको ट्रेंट मैच शुरू करते हुए मिल सकते हैं। उसके अलावा सब लोगों को लग रहा है कि आर्दा को सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, एक्सेट्रा था। आर्दा बहुत अच्छा खेल रहा था, सो ऑब्वियसली जो लोग हैं उसके सब्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करेंगे, बट मोरिनियो जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके आपके जो अटैक का पूरा तरीका था उसको चेंज करना चाहते थे। आप खुद ही देखो कि उन्होंने डियोमांडे को लेके आए, उसके अलावा उन्होंने कार्लोस एसपी, ये सब सारे प्लेयर्स को एक साथ ट्रिपल, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, डबल ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन उन्होंने किया। सो पॉइंट वाज दैट कि इट वाज अ टैक्टिकल डिसीजन जो कि उस टाइम पे जरूरी हो रहा था, बिकॉज स्पेनियोल जो है इनके ऊपर चढ़ के खेल रही थी। अब मैड्रिड जो है मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गई आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बाद देखो, जो डियोमांडे ने आपके लिए रनिंग ऐड कर दी, मैं ऑनेस्टली डियोमांडे से कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ कल, बट ठीक है पहला मैच है, मैं कुछ बहुत ज्यादा अभी कंप्लेंट नहीं करूंगा। एटलीस्ट अगले 2-3 मैचेस तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बट जिस प्राइस टैग के साथ आप आए हो उसमें आपको बहुत जल्दी अडाप्ट करना पड़ेगा। सो नेवरदलेस रनिंग उन्होंने जरूर करी। कामाविंगा ने थोड़ी सी बॉल कैरिंग एबिलिटी दिखाई, मतलब आई वाज लिटिल फाइन विद कामाविंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ा फैन बन गया एकदम से, इंप्रूव कर लिया, बट बेटर था। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज तो ऐड करनी पड़ेगी कि भाई आप बर्नार्डो और वेलवर्डे के साथ
डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हो, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, चुआमेनी जैसे ही वापस आएंगे वो अपनी जगह टीम में बना लेंगे। कल हमें चुआमेनी जैसे एक डिफेंसिव प्लेयर की कमी बहुत ज्यादा खली जो अपने डिफेंस को शील्ड कर सके। बर्नार्डो, वेलवर्डे दोनों को कहीं ना कहीं बॉल आगे ले जाने की हैबिट है भाई, वो उस अपनी हैबिट से उतना बाज नहीं आएंगे। तो टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि एक इन दोनों में से बेंच पे आपको जरूर मिलेगा। चुआमेनी जैसे ही फिट होंगे वो आपको इस प्लेइंग 11 में खेलते हुए मिलेंगे। सो ये अब देखते हैं, ये तो टाइम बताएगा आगे के बाद। उसके बाद कामाविंगा ने काफी हद तक जो मैड्रिड की अप्रोच थी वो चेंज करी। बर्नार्डो आपको कंट्रोल दे रहे थे। बर्नार्डो की अगर आप बात करो तो बर्नार्डो सिल्वा अच्छा खेले, नो डाउट, बट वो वाले बर्नार्डो मुझे अभी भी नहीं दिखे जो मुझे प्री सीजन में दिख रहे थे, जो बिल्कुल बॉल को मैग्नेट की तरह एकदम घुमा के ऐसा लग रहा था कि अरे भाई यही गोल मार देगा क्या, इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल फ्लूइडिक वाली चीज, वो कल मुझे बर्नार्डो की थोड़ी सी मिसिंग दिखी। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट। कामाविंगा ने सबसे अच्छी चीज जो करी, आपको वर्टिकल रन्स दिए बॉल के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के जो मैचेस होते हैं। मतलब किसी भी मिडफील्ड लाइन को कामाविंगा जो है मतलब मेरे हिसाब से जो उन्होंने कल भी करा, वो उस मिडफील्ड लाइन को ब्रेक कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द पास। उनकी रन्स इतनी इनफ होती हैं कि वो उन चीजों को कर सकते हैं, एंड वर्टिकल रन्स के साथ उन्होंने कल ये चीज करके दिखाई। तो कामाविंगा ने डेफिनेटली, अगर आप मैच को दोबारा देखोगे तो काफी हद तक चीजें जो है रियल मैड्रिड के लिए बदल दी थी। हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, जब अगली बार आप कामाविंगा के बारे में बात करो तो थोड़ा सा भाई इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब कार्लोस एसपी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन आपके लिए हो सकते हैं, बिकॉज आपको लगेगा कि यार जूड बेलिंगम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किलियन एम्बापे को रखा हुआ है, बल्कि उस टाइम पे तो लोगों को लग रहा था किलियन एम्बापे को हटाओ एंड कार्लोस एसपी को वहां पे डालो, इस टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे होना चाहिए था। बट मोरिनियो है जो है, उन्होंने जानबूझ के जूड बेलिंगम को सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज वो किलियन एम्बापे को नहीं हटाना चाह रहे थे, जिसके पीछे रीजन है ऑब्वियसली। आप एक रीजन तो यही है कि वो एक और थ्रेट जो है वो यहां पे करना लाना चाह रहे थे, बट रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन जो टैक्टिकल रीजन यहां पे है, जो मुझे कल समझ में आया, अम्बापे एंड एसपी आपको प्लान बी की तरह कल दिखे। मैं पहले सिर्फ एसपी को प्लान बी बोलता था, बट यहां पे अम्बापे भी दिखे। एसपी जो है वो सेंटर बैक्स के आसपास खड़े थे, अगर आप कल ये चीज नोटिस करोगे। अम्बापे जो है उनको ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी, एंड मतलब वो ड्रॉप भी कर रहे थे, वो अटैक भी कर रहे थे अपने आसपास, क्योंकि एसपी ने सेंटर बैक्स को वहां कहीं ना कहीं कंबाइन किया हुआ था, ठीक है। डिफेंडर्स जो थे, अब उनके पास दो प्रॉब्लम थी, उनके पास दो एरियल थ्रेट है कहीं ना कहीं, एक एरियल थ्रेट है और एक फिनिशर है। अब उनको यहां पे एम्बापे को भी मार्क करना है, उनको कार्लोस एसपी को भी मार्क करना है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम जिसकी वजह से जोसे मोरिनियो ने दोनों को पिच पर रखा हुआ था, और जो विनिंग गोल है वो इसी की वजह से आया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अम्बापे ने डिफेंडर्स को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ जब वो इधर की तरफ से बॉल को ड्रिबल करके ला रहे थे। एसपी जो है पेनल्टी एरिया में खड़े थे, जो डिफेंडर्स थे वो उन्होंने जो उनके मार्कर्स थे उन्होंने उनको लूज करा, क्योंकि सबका ध्यान वहां पे कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे की तरफ था। और उसके बाद जो बॉल है वो छूटी एंड वो रिबाउंड होके इधर उधर आई, तो जब तक वो मिली एसपी वहां पे थे उसको फिनिश करने के लिए, ठीक है। एंड सडनली जो मैड्रिड है वो एक तरीके से जो सारी अटेंशन अम्बापे को मिल रही थी सारे डिफेंडर्स की, उससे रियल मैड्रिड को फायदा हुआ। सो द पॉइंट इज, यहां पे कार्लोस एसपी जैसी प्रेजेंस पिच पे होनी जरूरी है। अब अगली टीम्स भी इस चीज को मॉनिटर करेंगी कि जब कार्लोस एसपी और एम्बापे आपस में खेल रहे होंगे तो हमें अपने डिफेंडर्स को थोड़ा स्मार्टली उनको बताना पड़ेगा, भाई दोनों का ध्यान रख लो, एक को मत छोड़ो। बट कल जोसे मोरिनियो ने ये जो पंट लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी। इन्होंने जैसी ये चीज ली, मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करा जहां पे जूड बेलिंगम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब लोगों को लगा जूड बेलिंगम को क्यों कर दिया यार, ये तो बढ़िया खेल रहा था। टैक्टिकली समझो, वहां पे पेनल्टी एरिया में आपको एक प्लेयर की जरूरत थी, अम्बापे सब कुछ अट्रैक्ट करता, बेलिंगम जो है रन बना के आता, हो सकता है कोई डिफेंडर बीच में आके टैकल मार देता, एसपी वहीं पे ही खड़ा था। सो समटाइम्स यू नीड टू टेक हार्ड कॉल्स, एंड जोसे मोरिनियो ने कल वो हार्ड कॉल यहां पे ले ली। मेरे लिए कंसर्न है अम्बापे की फिनिशिंग। मैं बहुत क्विकली रैप अप करूंगा अब, क्योंकि वीडियो जहां तक मेरा अंदाजा है 12-13 मिनट की हो गई है, ज्यादा लंबी वीडियोस आप लोग देखोगे नहीं। अम्बापे की फिनिशिंग कल मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। उन्होंने चांसेस मिस करे, यस, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक मैच में नहीं करा तो भाई अब मेरे लिए अम्बापे बेकार प्लेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द बिग क्वेश्चन इज दैट, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, विनीसियस जूनियर के साथ ठीक से कंबाइन करके खेल पाए या नहीं। मेरे हिसाब से वो अच्छा खेले, उन्होंने कंबाइन करा। इवन मोरिनियो ने मतलब, क्योंकि मोरिनियो को अम्बापे क्यों चाहिए, मोरिनियो को अम्बापे चाहिए क्रिएटिंग स्पेस को क्रिएट करने में, इन्वॉल्व होने में, क्योंकि वो डिफेंडर्स को ल्योर करेंगे, सेंट्रली स्पेसेस बनेंगे जहां पे बॉल्स को मूव करा जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्लान, आई एम टेलिंग यू वेरी ब्लंटली, दिस इज द ओनली थिंग। सो फिनिशिंग चांसेस इज द सेकंड एट्रीब्यूट, बट क्रिएटिंग स्पेसेस इज ऑल्सो वन एट्रीब्यूट, जहां पे किलियन एम्बापे ने कल मुझे उतना डिसअपॉइंट नहीं करा।
विनीसियस की बात करें तो अगेन थोड़ा सा रस्टी दिख रहे थे, येलो कार्ड भी मिल गया और वो पीठ पे जो स्टड वगैरह भी मार दिया। उसके बारे में तो मैं कुछ, अब मैं क्या ही बोलूं, मैं रेफरीज के ऊपर कितना ही बोलना शुरू कर दूं। बट ओवरऑल रेफरिंग जो थी कल ठीक थी, मतलब ये वाला डिसीजन वगैरह हटा दो तो एक आधा। बट जो विनीसियस का एग्जीक्यूशन था वो बिल्कुल भी शार्प नहीं था, एज यूजुअल जो हम पिछले कई मैचेस से देखते आ रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको क्रिटिसाइज भी करता हूं। कल भी मुझे वही देखने को मिला, जो कुछ ड्रिबल्स से कॉम्बिनेशन थे बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे, मतलब कुछ सिंक ही नहीं था, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती का ड्रिबल एज यूजुअल जो वो करते आए हैं। बट ये कह देना कि वो कंप्लीटली आउट ऑफ शेप थे, ये मुझे लगता है थोड़ी सी गलत बात है, बिकॉज अभी सिर्फ पहला मैच है, प्री मेच्योर हो जाएगा ये बोलना। एंड मोरिनियो ने ये चीज बोली भी कि विनीसियस को मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, ये मैं खुद देख लूंगा, आप लोग अपना ज्ञान ना बांटिए। तो हम लोग अपना ज्ञान नहीं बांटेंगे। विनीसियस जूनियर मेरे हिसाब से ठीक नहीं खेले, बट अभी पहला मैच है तो मैं किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा जज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज धीरे 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 कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा एंड रियल मैड्रिड आगे होपफुली बेटर कर जाएगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, बट ओवरऑल जो कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैच के वो मैंने आपको बता दिए। होपफुली आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।